चले तो चांद तक वरना रात तक पूरी दुनिया चाइना के बारे में ये कहने में बिजी। ये था चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट। China 1949। चाइना ने ऑफिशियली अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चाइना के इकोनॉमिक राइज के सीक्रेट्स की चाइना द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इमेजिन करो दोस्तों, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आज चाइना हमारे पाकिस्तान से 100 साल आगे है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना ने वो कर दिखाया जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि किसी भी दूसरी कंट्री के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल है। चाइना की जीडीपी 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान की सिर्फ 0.41 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि चाइना से 47x कम है। और अगर चाइना आज से बिल्कुल 0% ग्रोथ पे रुक जाए फिर भी पाकिस्तान को 60 ईयर्स लग जाएंगे, वो भी सिर्फ चाइना की आज की जीडीपी तक पहुंचने के लिए। चाइना ग्लोबली पावरफुल है सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है। एंड इसके अलावा चाइना में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ डिक्टेटरशिप वाला निजाम है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए वर्क करता है। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन दोनों को अपने माइंड्स में रखना, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। चाइना ने आज अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, अपनी एग्रीकल्चर की हायर प्रोडक्टिविटी की, इंडस्ट्रीज को मॉडर्न फैक्ट्रीज में चेंज किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशंस की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपने डिफेंस सिस्टम को वेरी स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ तक कि चाइना ने सारी दुनिया के लिए अपनी मार्केट्स खोली, जिससे चाइना में लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना। इन्हीं सब चीजों ने चाइना को आज एक मॉडर्न कंट्री बना दिया। एंड आज की वीडियो का भी टॉपिक हमारा यही है, हाउ चाइना बिकम मोर पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। साल था 1949। चाइना की हिस्ट्री का एक ऐसा डिक्टेटर जिसने चाइना की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। नाम था माओ जेडोंग, एक ऐसा इंसान जिसको लकब दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, एक गरीब किसान का बेटा जिसकी सोच थी कि चाइना को दुनिया की ऐसी कंट्री बनाया जाए जहाँ कोई गुर्बत वाला सिस्टम ही ना हो, यानी कि आज का मॉडर्न चाइना, एक ऐसी कौम बनाना जो यूएसए और यूएसएसआर का मुकाबला कर सके। इसी साल यानी कि 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वार जीत ली और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश की। यानी कि चाइना जब आजाद हुआ उस टाइम पूरे कंट्री का कोई सिस्टम नहीं था, फुली डिस्ट्रॉयड था। कम्युनिस्ट पार्टी कायम तो 1921 में हुई बट कम्प्लीटली कंट्रोल 1949 में संभाला। माओ जेडोंग 1949 से 1976 तक चाइना का डिक्टेटर रहा, मींस सारे कंट्री का कंट्रोल अपने हाथों में, कोई डेमोक्रेसी नहीं। इस डिक्टेटर हुक्मरान ने कुछ पॉलिसियां बनाई। 4 मेन पॉलिसियां इसकी ये थी, जागीरदाराना निजाम खत्म किया जाए, जमीनें किसानों में तकसीम की जाएं, सनती मंसूबे शुरू किए, खुद इन्हिसारी यानी कि सेल्फ रिलायंस का तस्वर दिया। इसके अलावा कुछ गलत पॉलिसियां भी बनाई, जिससे चाइना में 1958 से 1962 के दौरान द ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ। माओ की ये पॉलिसी इसलिए गलत थी क्योंकि ज़राअत से निकलकर सनती ताकत बनना था। किसानों को ये कहा गया कि वो खेत छोड़कर फैक्ट्रियां लगाएं। यह मंसूबा इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ कि चाइना में शदीद कहत पड़ गया और इस कहत से 2 से 3 करोड़ लोग मर गए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और ये माओ की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है। इसलिए इन 4 सालों के पीरियड को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। लेकिन दोस्तों चाइना ने इस कहत के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और खुद को दोबारा चेंज किया। और आज के दौर का भी यही रूल है, खुद को अगर चेंज नहीं किया तो प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। लाखों लोगों ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद बहुत ज्यादा जोशो खरोश से काम किया और ऐसे मंसूबे बनाए गए जहां लोग अपनी सलाहियतें भरपूर तरीके से दिखा सके। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से पहले के मंसूबे में, जो कि लैंड लॉर्ड्स वाला सिस्टम था, ये 2 साल तक रहा, 1950 से 1952 तक। माओ ने सारे जागीरदारों की जमीनें किसानों में डिवाइड की, जिससे लाखों किसान पहली बार जमीन के मालिक बने। और इस मंसूबे को प्रैक्टिकली अमल देने में भी हजारों लोग मारे गए क्योंकि लैंड लॉर्ड्स चाहते थे ऐसा ना किया जाए। वो माओ की इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ थे। साल 1953 जिसमें माओ ने पहला 5 साला मंसूबा बनाया, जो कि सोवियत यूनियन की मदद से चलाया गया। इस भारी सनत में स्टील की प्रोडक्शन, कोयला, रेलवे और बिजली के मंसूबे बनाए गए और ये मंसूबे इतना सक्सेसफुल रहे कि चाइना की सनती पैदावार बहुत तेजी से बढ़ी, जैसे चाइना की जीडीपी 9 बिलियन डॉलर थी और 1956 तक तकरीबन तमाम निजी कारोबार सरकारी मलकियत बन गए। एंड इसके बाद 1958 से 1962 तक जो कहत चाइना में आया, जिसको द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया, उसको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बट इसका एक और पॉइंट मिस कर गया था, जो कि ये पीरियड था जिसमें माओ चाहते थे कि चाइना में ब्रिटिश जितना स्टील प्रोड्यूस करे और इसके लिए उन्होंने हर एक घर में बैकयार्ड स्टील फर्नेस बनाया। लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये थी कि नकारा किस्म का स्टील प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए उस टाइम काहत का सामना करना पड़ा, जो कि इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया था। 1962 से 1965 तक ये वो दौर था जब चाइना में माओ का असर बहुत कम हो गया, क्योंकि दूसरे लीडर्स इसकी पॉलिसियों के खिलाफ थे, जैसा कि लियू शाओकी, जाओ एनलाई एंड थर्ड थे डेंग जियाओपिंग। इन 3 सालों में इन लीडर्स ने भी 2 मेन पॉलिसियां बनाई, एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत एंड दूसरा अपनी मार्केट्स पर तवज्जो दी। लेकिन इन सब से माओ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने 1966 में ही दोबारा सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिससे चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जो कि 1976 तक रहा। अब उस टाइम के दौरान 1966 से 1976 तक माओ ने कई दावे किए, जिनमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट हैं। चाइना में सरमायादार ज़हनियत वाली कुव्वतों को खत्म करना होगा एंड दूसरा नौजवानों को इनकलाब की हिफाजत के लिए उठ खड़ा होना होगा। इसके लिए माओ ने रेड गार्ड्स का क्याम किया और लाखों नौजवानों ने रेड गार्ड्स को ज्वाइन किया। अब रेड गार्ड्स का काम यह था कि जितने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं एंड जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, सब पर कब्जा कर लिया। माओ की ये रेड गार्ड्स चाहती थी कि चाइना में 4 चीजें जड़ से ही खत्म होनी चाहिए: पुरानी रवायात, पुरानी सकाफत, पुरानी आदत, पुरानी सोच। और इन सब का नतीजा ये निकला कि लाइब्रेरीज, मसाजिद, मंदिरों और अजायब घरों को बहुत नुकसान पहुंचा। लाखों लोगों पर तशद्दुद किया गया, बेशुमार कत्ल किए गए और जो बच्चे उनको जेल में डाल दिया। और इन 4 चीजों की वजह से फिर से चाइना में तबाही हुई, मुआशी निजाम भी तबाही का शिकार हुआ। चाइना में रेड गार्ड्स की वजह से बहुत इंतशार फैला। 1971 से 1976 तक ये 5 साल माओ की डिक्टेटरशिप के आखिरी 5 साल। माओ ने इसी साल 1971 में यूएसए के साथ ताल्लुकात भी बनाना शुरू कर दिए। माओ के साथ दूसरे एक लीडर भी थे, जू एनलाई। इसके बाद 1972 में सदर निक्सन ने चाइना का तारीखी दौरा किया। इस दौरे के बाद चाइना की आलमी हैसियत बहुत मजबूत हुई एंड चाइना यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना। 1973 में माओ पर पार्किंसन जैसी बीमारियां जहर होने लगी। जब माओ बिस्तरे मार्ग पर पड़ा हुआ थे तो उसकी पार्टी में 2 ग्रोह बने, गैंग ऑफ 4 जो कि माओ की बीवी जियांग चेंग की क़यादत में एंड दूसरा डेंग जियाओपिंग जो कि इस्लाह पसंद ग्रोह था। अभी माओ बिस्तरे मार्ग पर था कि उसकी पार्टी के एक लीडर भी चाल बसे, जाओ एनलाई। इसकी डेथ के बाद 9 सितंबर 1976 को माओ खुद इस दुनिया से चले गए। जैसे ही माओ की मौत हुई, चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया गया। अब माओ जब बिस्तरे मार्ग पर पड़ा हुआ था तो जो उसकी बीवी की एक पार्टी बनी थी, गैंग ऑफ 4, उसको गिरफ्तार कर लिया गया एंड दूसरा डेंग जियाओपिंग ने चाइना का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। माओ के दौर का कंप्लीट एनालिसिस किया जाए तो उसके दौर में जो पॉजिटिव पहलू थे, उनमें चाइना को एक यूनाइटेड नेशन बनाना, जागीरदाराना निजाम खत्म करना, खवातीन के हकूक में बेहतरी की और बुनियादी सेहत का निजाम बेहतर करना शामिल है। एंड लास्ट, चाइना को आलमी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने लाना। माओ के नेगेटिव पहलू में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड दूसरा कल्चरल रेवोल्यूशन, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियों को नुकसान हुआ। 1976 में यानी कि डेंग जियाओपिंग के इक़्तिदार में आने से पहले माओ के एक दोस्त, लीडर्स और कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन हु गुफांग ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया था जस्ट 2 इयर्स के लिए। ये इसलिए नाकाम हो गया क्योंकि ये सियासी तौर पर बहुत कमजोर था। इसने सिर्फ एक ही पॉलिसी बनाई थी, टू व्हाटएवर पॉलिसी, यानी कि माओ ने जो कहा वो दुरुस्त है एंड दूसरा माओ ने जो भी फैसले किए थे वही रहने चाहिए, इसलिए ये नाकाम रहा। 1978 से 1992 तक फिर डेंग जियाओपिंग इक़्तिदार में रहे क्योंकि ये सबसे ताकतवर लीडर थे, इसलिए इनको जो लक़ब दिया गया द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना या फिर द मैन हु मेड रिच चाइना। यही डेंग जियाओपिंग का ही दौर था जिसकी वजह से चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। इसकी सोच का निचोड़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहता, गरीब रहना कम्युनिज्म नहीं, अमीर होना कौमी ताकत है। 1978 में डेंग ने चाइना की 4 बुनियादी इस्लाहात शुरू की। 4 मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड 4th डिफेंस। एग्रीकल्चर में किसानों को अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल दिया और किसानों पर हुकूमत के सख्त कवानीन जो माओ के दौर में थे उनको नरम कर दिया। इसकी वजह से पैदावार कई गुना बढ़ गई। इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियों को आजादी दी जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हुआ और जदीद मशीन और टेक्नोलॉजीज ऐड की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैरून मुल्क में अपने स्टूडेंट भेजे जिससे स्टूडेंट्स की नॉलेज और जदीद तहकीक में ग्रोथ हुई और इससे टेक्नोलॉजी में तेजी से इजाफा हुआ। एंड लास्ट, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। चाइना की मिलिट्री को जदीद किया, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी में बेहतरी की जिसकी वजह से चाइना का डिफेंस सिस्टम बेहतर हुआ। इन्हीं 4 चीजों ने चाइना को जदीद चाइना बना दिया। डेंग का सबसे बड़ा कारनामा ओपन डोर पॉलिसी था। ओपन डोर पॉलिसी में बैरूनी ममालिक को चीन में सरमायाकारी की इजाजत मिली, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। ओपन डोर पॉलिसी की वजह से गैर मुल्की कंपनीज, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी सब चाइना की मार्केट में आने लगे और नतीजा ये निकला कि दुनिया की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली मईशत चाइना बन गया। डेंग
जियांग ने चाइना को इतना स्टेबल रखा कि 1989 में स्टूडेंट्स ने जमहूरियत के लिए एहतजाज किया और फिर फौज ने क्रैकडाउन किया, जिससे लाखों लोग मारे तो गए पर चाइना में स्टेबिलिटी कायम रही। डेंग के दौर की सारी ऑलमोस्ट पॉजिटिव पॉलिसीज रही और 1992 तक चाइना सुपर पावर बन चुका था, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी सब में। एंड इसके बाद साल 2002 तक जियांग ज़ेमन चाइना के टॉप लीडर्स में ज़ाहिर होते हैं। उन्होंने डेंग्स के ही सारे प्रोजेक्ट कंटिन्यू किए। उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन थे उन सबको अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में ऐड कर लिया, जिसकी वजह से ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए थे। जियांग ज़ेमन ने 3 प्रेजेंट थ्योरी पेश की: मॉडर्न प्रोडक्टिव फोर्सेस, मॉडर्न कल्चर, इंटरेस्ट ऑफ द मेजर पीपल। इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी था कि हांगकांग को ब्रिटिश से वापस चाइना में लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनके बाद साल 2003 से 2012 तक हु जिनटाओ पार्टी के न्यू प्रेसिडेंट बने। इनका फौज पर कंट्रोल बहुत ज्यादा था। इनकी भी 2 मेन पॉलिसियां थी। एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी कि इनका नजरिया था कि माशी तरक्की के लिए साइंस बहुत जरूरी है, जिससे माहौलियाती और समाजी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहता है। एंड दूसरा, इंटरनेशनल कनेक्शन में ज्यादा बैलेंस पॉलिसियां बनाई। इनके बाद 2012 से आज तक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। उन्होंने आते ही 4 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूल, यानी कि पावर सिर्फ इन्हीं के पास रहेगी। एंटी करप्शन ड्राइव, जितने भी बड़े बड़े शोबे में करप्ट थे, चाहे वो जितना भी सिंसियर थे, सबको निकाल दिया। राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंटरनेशनल सतह पर चाइना की अहमियत बढ़ाने का ख्वाब दिखाया। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल टाइटनिंग, यानी कि चाइना को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जदीद ताकतवर बनाया और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी वगैरह में सरमायाकारी बढ़ाई। समटाइम्स इनके दौर में कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसा कि स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न, प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस, इंटरनेशनल टेंशंस विद यूएस एंड मेनी अदर कंट्रीज, स्ट्रॉन्गर इंटरनेट कंट्रोल एंड लिमिटेड फ्रीडम। माओ के बाद चाइना के मोस्ट पावरफुल लीडर यही हैं। वैसे चाइना का अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो ये दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर बनी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में एंड चाइना 1 अक्टूबर 1949 में। उस टाइम दोनों कंट्रीज का हाल सेम था। दोनों ही फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमीज थी। फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमीज को अगर आप सिंपल वर्डिंग में समझे, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनका ज्यादातर इन्हिसार खेती बाड़ी और माल मवेशियों पर था। दोनों के पास इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम वीक थे। दोनों ने फॉरेन वार्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना किया, बट डिफरेंस ये था कि चाइना ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्लानिंग एंड डिसिप्लिन अडॉप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसीज चेंजेस का शिकार रहा, जिसकी वजह से चाइना आज पाकिस्तान से 100 साल आगे है। चाइना इतना पावरफुल बना क्योंकि चाइना ने अपना फोकस एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड यूनिटी पर बनाए रखा, जिसकी वजह से चाइना इतना इकोनॉमिकली सुपर पावर बन गया। इसके बरअक्स पाकिस्तान ने पॉलिटिकल क्यास, करप्शन, पुअर गवर्नेंस एंड फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड किया और कर रहा है, जिसकी वजह से आज हालात आपके सामने हैं। ये ठीक है, चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाया है डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड हार्ड वर्किंग किसी भी नेशन को कहां से कहां तक ले जाता है। एंड अगर आज पाकिस्तान जस्टिस, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस पर फोकस करे तो पाकिस्तान भी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है जितना कि आज चाइना है। दोस्तों, चाइना के बारे में जितना एक्सप्लेन करूं कम है, क्योंकि चाइना के लीडर्स और चाइना के लोगों ने अपनी कंट्री पर बहुत हार्ड वर्किंग की और आगे भी कर रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट में दोस्तों मैंने 2 लफ्ज यूज किए थे, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस के जमहूरियत। इस सिस्टम में बहुत ही स्लो डेवलपमेंट होती है, करप्शन हद से ज्यादा होती है एंड लीडर्स हमेशा इलेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में अवाम की मर्जी, इलेक्शन, वोट, आजादी ये नहीं होती। परमानेंट एक लीडर होता है, सब कुछ वही डिसाइड करता है।